इंटरनेशनल सिक्सेस में भी बेईमानी कर दी। जी हाँ, बेईमानी से डीएलएस मेथड से 2 रन से जीत गए। पाकिस्तान चेस करने जा रहा था, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स थे, पाकिस्तान के जो शहीन थे, पाकिस्तान के जो फ्यूचर थे, जी हाँ वो, और जो इंडिया के कोई 50 साल के बाबे जो 10-10 साल पहले रिटायर हुए हुए थे, इंडिया ने वो बाबे खिलाए हुए थे। खैर, पुराना खून वर्सेस नया खून था और पाकिस्तान ने उनको आराम से पकड़ भी लिया था। कोई 86 रन बनाए थे, 86 रन बनाए थे उन्होंने, और जो कि बहुत ही नॉर्मल रन थे। सुबह पाकिस्तान ने 121 रन चेज भी किए थे। टीम कौन सी थी? कुवैत टीम थी, जी हाँ, जिसमें अब्बास अफरीदी ने 6 छक्के मारे हैं एक ही ओवर में। तो खैर, पाकिस्तान ने वो चेस भी कर लिया था। 121 रन पाकिस्तान 121 रन चेस कर सकता तो 86 रन क्यों नहीं चेस कर सकता? पाकिस्तान वो चेस करने लगा था, तकरीबन 40 रन भी बना लिए थे और तीसरा ओवर चल रहा था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताइएगा, तीसरा ओवर चल रहा था और बारिश कोई पहले से ही, मेरे ख्याल से पहले दूसरा ओवर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। मगर डीएलएस मेथड में जो डीएलएस जो बारिश वाले जो एक फार्मूला होता है, पता नहीं क्या फार्मूला होता है जिसकी मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, उसमें पाकिस्तान जीत रहा था। मगर उन्होंने देखा बारिश हो रही है, अगर बारिश से मैच अबेंडन हो गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, तो उन्होंने और बारिश होने दी, मैच को थोड़ा सा स्लो डाउन किया। कुछ जिस तरह आप खुद देखो सुपर सिक्सेस में कभी आपने देखा है कि जो कीपर है वो बिल्कुल विकेटों के पास खड़ा हो? कभी भी नहीं होता, वो बिल्कुल बाउंड्री के करीब खड़ा होता है। ये वो जो उथप्पा था वो विकेट के पास आ गए, हेलमेट का ब्रेक लिया, गेम को थोड़ा स्लो डाउन किया। जैसे ही एक तो फिर गेंदें भी जब स्लो डाउन होता है तो गेंदें भी मिस हो ही जाती है। जैसे ही इंडिया उनका ऊपर हुआ 1-2 रन से, जैसे वो डीएलएस मेथड में उन्होंने ऊपर आने लगे तो मैच अबेंडन हो गए, बारिश की कवर्स आ गए। भाई जब बारिश तो कब से हो रही थी? यही ना, इंडिया हर जगह अपनी मनमानी करता है, बेईमानी करता है, और यहाँ पर भी इंडिया ने अपनी बेईमानी से जीत गया। कोई खैर कोई बात नहीं, पिछले साल तो इंडिया कोई भी नहीं जीता मैच, तो ये लो आप 2 पॉइंट्स ले लो, क्योंकि हम आगे जाके बाकी टीमों के साथ जीत जाएंगे। और अगर आप में इतनी तप्पड़ है ना, अगर आप में इतनी हैसियत है, आप भी और मैचेस जीत के आज जो हम फाइनल या सेमीफाइनल जो पॉइंट्स जो मैचेस होंगे, तो खैर जो मुझे स्केड्यूल नहीं पता किस तरह का है, तो आगे जाके जो मैचेस होंगे ना मेन, उनमें उसमें हम आपको पकड़ लेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह बेईमानी से मैच जीता जाता है। खैर, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो सेकंड ओडीआई उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये अपने गोलू आजम, जी हाँ आजम खान की तो बात कर लें, जो स्पिनर के बड़े बेताज बादशाह है, जो स्पिनर्स को मार मार के उनका कीमा बना देते हैं। उन्होंने कहा है, खैर मैंने उनका वो पॉडकास्ट नहीं सुनी, मगर उनकी एक वो पोस्ट आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि आजम खान ने पॉडकास्ट में बोला है कि विराट कोहली प्लेयर बना है तो उसके पास वीवीएस लक्ष्मण थे, सचिन तेंदुलकर थे, गंभीर, सहवाग, इस तरह के वो बहुत सारे लिखे हुए थे प्लेयर्स थे। बाबर आजम के पास कोई भी इर्द गिर्द कोई नहीं था। बाबर आजम किस तरह वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा इतनी जल्दी? तो इस तरह की कोई थी। तो मैं बैठ के सोच रहा हूँ क्या वाकई ऐसा है? तो भाईजान ऐसा नहीं है। बाबर आजम जब सक्सेसफुल होने लगा, किंग बनने लगा, तो उसको फ़ौरन ही वो अपनी एक होता है ना, पाकिस्तान में हर किसी को कप्तान बनना होता है, उसको ऑफर हुई, उसने फ़ौरन पकड़ ली। उसको ये नहीं देखा कि मैं अभी एक जो इंडिविजुअल मैं अपने आप को जो मनवा लूँ। अभी उसने इक्का दुक्का मैचेस जितवाए थे, अच्छा प्लेयर था, मगर भाग के उसने कप्तानी ले ली, सरफराज पे कब्जा मार लिया, सरफराज को भगा दिया। सरफराज जिसने सारे प्लेयर्स बनाए तो उसको भगा दिया। और उसके अलावा जब कहते हैं कि बाबर आजम के पास कोई नहीं था, बाबर आजम के पास असद शफीक था। असद शफीक का कमबैक नहीं होने दिया। बाबर आजम के पास शुएब मलिक था, उसको बांग्लादेश वाले टूर से ड्रॉप कर दिया कि हम जब यंगस्टर को खिलाना, उसके अलावा उसके बाद उसको कभी खिलाया नहीं बाबर आजम ने। हफीज़ को भी ड्रॉप कर दिया। वहाब रियाज भी एक होता था सीनियर, वो भी, उसकी भी रिटायरमेंट होगी, वो अपने अलग सियासत वाले मामला में चल पड़ा। इमाद और वो आमिर, मोहम्मद आमिर, इन्होंने 2 बार रिटायरमेंट ली। तो जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे जो जिन्होंने बाबर को ग्रूम करना था, जिन्होंने बाबर को सिखाना था, उनको तो बाबर ने साइड लाइन पे कर दिया। अपना जो भी कॉम्प्लेक्स था, अपनी मनमानी करनी थी, अपना ही वो करना था ना कि मेरे दोस्त रहे, मेरे यार रहे, सब कुछ। तो यही वजह है जी। आजम खान साहब, आजम खान को ये भी बता दें कि बाबर आजम ने सीनियर्स को टिकने ही नहीं दिया अपने आसपास। खैर, अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दूसरे ओडीआई की बात करें, क्या ही बात करें, कुछ छोड़ा है। टॉस जीत कर यह पहले बैटिंग करेंगे, यही समझ नहीं आ रही कि कब से पता है ड्यू आनी है, ड्यू में बॉलर से बॉल नहीं होता, बॉल गीला हो जाता है, आप पहले बैटिंग क्यों कर रहे हो? वर्ल्ड कप वगैरह में तो समझ जाता है ना कि टीम थोड़ी इंप्रूव कर लेगी, छोटी टीम हो, जिस तरह हांगकॉन्ग आ जाए, नेपाल आ जाए, या कोई इंडिया अफगानिस्तान आ जाए। इंडिया तो वैसे ही मैंने बोल दिया, अफगानिस्तान छोटी मोटी टीम आ जाए ना, तब समझ आ जाए कि हम प्रैक्टिस कर लें। यार चुप करके यार मैच जीतो, सीरीज साइड पे करो, आखिरी मैच में थोड़े जो तजर्बे हैं वो कर लेना, या सीरीज जीते हो ना फिर तजर्बे करते हुए समझ आती है।
दूसरे मैच में यार आप टॉस जीते चुप चुप करके बॉलिंग करो, उनको बैटिंग करवाओ, बाद में जब उनकी बॉलिंग की बारी आएगी तो वो रोएंगे पिटेंगे क्योंकि हर तरफ ड्यू ही ड्यू होगी। पता नहीं कौन सा फैसला और क्यों फैसला था, मुझे इस फैसले की समझ नहीं आई। तो खैर सलमान अली आगा 2022 में गालिबन उनका डेब्यू हुआ था, जब से हुआ उसने हमारी इज्जत ही बचाई हुई है टेस्ट में और वनडे में। जिस तरह वो एक अच्छा की प्लेयर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के वो एक बैकबोन बना हुआ है। एक जो असद शफीक का जिस तरह के एक टाइम में रोल था वो सलमान अली आगा निभा रहा है और एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की टीम में। आज भी उसने कोई 60-70 रन, 60 के करीब रन बनाए थे, 65-66 थे 100 गेंदों पे। मैं तो कहता खड़े होकर सारों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि 100 गेंदें खेल ली। खैर स्ट्राइक रेट बहुत कम था, मुझे समझ नहीं आती यार, सलमान अली आगा खेल रहा होता है उसकी टांगों के बीच से कोई बैट निकलता है, उसकी शॉट की टेक्निक ही क्या है, थोड़ा ऑफ साइड पे खेले, कट शट मारे, वो है ही वो पता नहीं टांगों के बीच में बैट होता है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाईजान। और उसके अलावा सलमान अली आगा का जो की था वो स्वीप शॉटें बड़ी अच्छी मारता था, कल कोई स्वीप शॉट ही नहीं लग रही, वो घुमा रहा है, वो इधर लग रही, आउट होते होते बच रहा है। और 66 पे रहते मेरे ख्याल से कोई 50-60 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, तो फिर भी हमने 270 रन बना लिए। मैंने कहा यार इसने इतनी ज़्यादा गेंदें मिड डॉट कर ली, सिर्फ 30 बॉल्स का गैप। वो तो खैर शुक्र है जो ऊपर वाले हमारे 3 सुरमाए थे वो बगैर इतनी ज़्यादा उन्होंने गेंदें भी नहीं ज़ाया की। साई मजूब थोड़ा बेहतर खेल गए, सलमान अली आगा जिस तरह कि हमारा पता है कि हमारी एक अच्छी बैकबोन बनी हुई है टीम की, और रिजवान जो कि पिछले मैच में अच्छा खेल गए थे, तो उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग में तो मुझे खेलना आते ही नहीं है, फास्ट बॉलिंग में यहाँ से जाएगी बाढ़ में जाए, मैं तो नहीं खेल रहा, स्पिनर्स आएंगे तो मैं थोड़ी स्वीप में मार लूँगा, स्पीड या रोकूंगा तो बॉलर की तरफ चला जाए। तो खैर एक अच्छा रियलिटी चेक मिलना चाहिए। अगर 100 बंदों से पूछा जाए और 100 बंदों में से कोई 97-98 बंदे बोले कि हुसैन तलत को टीम में नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों है, वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, और उसमें से 2 या 2.5 बंदे कहें कि नहीं उसको टीम में होना चाहिए, वो इंटरनेशनल प्लेयर ऐसे ही पता लगेगा ना जो डोमेस्टिक में खेल कर आएगा, तो मैं उन 2% लोगों में से हूँगा। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि वही प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर भाई हम क्या करें यार, उसको इतना अच्छा, मैं उस हुसैन तलत और खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स की बिल्कुल फेवर में, उनको टीम में होना चाहिए, वो इंटरनेशनल क्यों। अगर आप डोमेस्टिक के स्टैट्स देखें ना, डोमेस्टिक का जो मैच होता है उसमें हुसैन तलत, दानिश अजीज़, ये खुशदिल शाह, यही प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स बने हुए हैं ना, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, ये तो डोमेस्टिक खेलते नहीं हैं, ये लोग डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं और ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ वो ये आए, जब इनको इंटरनेशनल में मौका मिलता है तो ये घंटा ये करते हैं, 10 रन का बना के गए 20 गेंदों के ऊपर। अब हम कैसे सपोर्ट करें, अब आपके पास यही मौका था, अब आपने अपने आप को यही मनवाना था, मगर कोई मसला नहीं है, वो यूँ करके कैच दे के आउट हो रहे हैं। और भाड़ में जाओ यार, एक तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई तो तुम उसको अवेल करो, सेंचुरी मारते ना यहाँ पे, ताकि तुम जो सारों को बताते कि तुमने इतने साल टीम से क्यों ड्रॉप किया हुआ था, मगर नहीं, तुम रेलू कट्टे ही हो यार, चुप करके जाओ डोमेस्टिक खेलो, वहीं तक खेल सकते हो, या PSL में बेंच में बैठे रहना, एक चांस मिला उसको भी, उस अपॉर्चुनिटी का भी तुम फायदा नहीं उठा रहे। बाकी अगर नसीम शाह जो आखिरी बॉल में छक्के की बात करें, नो लुक 6 फेमस था इसका, तो इसका नाम होगा अपोजिट रन 6, मतलब छक्का मार के अपोजिट तरफ भाग पड़ा पवेलियन की तरफ, और बॉल अभी जा रही है, बॉल कह रही है भाई मुझे तो देख ले, नसीम शाह कह रहा है नहीं तू मेरे से दूर भाग, और अपोजिट ही भाग पड़ा पवेलियन की तरफ। खैर 270 रन अच्छा बना दिया था, पहले इनिंग्स में भी उन्होंने इतना बनाए थे, मगर अवेल नहीं कर पाए, यार ड्यू थी, 270 रन नहीं बचा पाना था। और अगर कोई डेब्यूटेंट हो उसको फेमस करना हो तो पाकिस्तान टीम हाजिर है, किसी प्लेयर का कम बैक कराना हो पाकिस्तानी टीम हाजिर है। अब वो बेचारा रिटायरमेंट से वापस आके वो आ रहा था, उसने आके 120 रन बना दिए, पाकिस्तान टीम से कहा आओ हम आपको एक कमबैक की सेंचुरी लगवा के देते हैं, हम आपका मुंह मीठा करवाते हैं, क्या चाहिए आपको। खैर मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बॉलिंग पे इतनी बात नहीं करूंगा, तीसरे वनडे में अभी कल ही हो जाने, तो उसमें देखते हैं कि इन्होंने पूरे ODI की जो सीरीज़ है इसका भड़कस निकालते हैं, जो स्क्वाड की बात करेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ उसमें यंगस्टर्स आएँ, उनको भी चांस मिले। अब ये जो 8-8, 9-9 साल से हमारे बाबे बैठे हैं, फ़खर जमान, बाबर जैसे, इनको थोड़ा ड्रॉप तो नहीं, अगर ये अपनी ईगो पे समझते हैं कि ड्रॉप होना हमारी बेइज्जती है तो इनको रेस्ट करा दिया जाए, ताकि
यंगस्टर्स को भी चांस मिले और अभी हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो शाहीन का भी रेस्ट कराना बनता है और किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाया जाए जिससे शाहीन को खतरा ना हो, क्योंकि अब शाहीन भी हमारा लाडला बच्चा ही है, रुस जाता है। तो खैर ख़वातीन हज़रात, अगर आपको मेरा एनालिसिस, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो में कमेंट्स करिएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बचाने वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।